हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेंडलिज्म। तो आज हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ मेंडल्स। लॉ ऑफ मेंडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने सबसे पहले किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और उसके बाद हम कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद मैंने कुछ टर्म्स बताई थी, जिसके बाद जो हमारा टॉपिक रहता है वो है लॉ ऑफ मेंडलिज्म या लॉ ऑफ मेंडल्स। तो मेंडल का सबसे पहला जो नियम है उसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है पृथक्करण का नियम। या फिर इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। थर्ड जो लॉ है वो कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन नियमों के बारे में वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार, यानी कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण पर आधारित है। किस प्रकार? देखो, इसमें दो प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं। एक होता है डोमिनेंट और दूसरे होते हैं रिसेसिव। डोमिनेंट को कहा जाता है प्रभावी, और रिसेसिव जो होते हैं वो कहलाते हैं अप्रभावी। डोमिनेंस का नियम क्या कहलाता है? द कैरेक्टर which express in F1 generation are called dominant character,
and the character which does not express in F1 generation is called recessive character. देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहलाता है? जनकों के वे लक्षण, इसे हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि ये क्या है? पेरेंट्स, यानी जिनको हमने क्या कहा था? जनक। जनक जो होते हैं उनसे क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, यानी कि युग्मक बनते हैं। यानी जनकों के वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रभावित करते हैं या F1 जनरेशन में अपना प्रभाव दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डोमिनेंट या फिर प्रभावी। और जो F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाते उन्हें हम कहते हैं रिसेसिव, यानी कि अप्रभावी। तो प्रभाविता का नियम एक सिंपल सा नियम है जिसमें कहा गया कि जनकों के वे लक्षण जो F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं, जनकों के उन लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते F1 जनरेशन में, उन्हें क्या कहा जाता है? रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो इस क्रॉस के माध्यम से हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाया, यानी प्रभाविता के नियम को समझाया। प्रभाविता का नियम जो है उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव कौन है? तो इसमें देखो शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध बौने पौधों का क्रॉस करवाया गया। शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस करवाया तो यहां से हमें जो गैमेट्स प्राप्त होते हैं युग्मक, उनमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आता है। यहां पर कैपिटल टी ने सबसे पहले अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है। यानी कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी के लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन स्मॉल टी जो है उसके लक्षण छुप जाते हैं। कैसे? इस प्लांट को हमने क्या नाम दिया? अशुद्ध लंबा पौधा। लेकिन देखो, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? हाइट की। अगर हम हाइट की बात करेंगे, हमारे द्वारा हाइट की बात की जाए, तो हाइट में देखो मेंडल ने दोनों ही हाइट से रिलेटेड प्लांट लिए, लंबापन और बौनापन। लेकिन लंबेपन और बौनेपन में से F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर प्रकट हो रहा है? कौन सा कैरेक्टर शो हो रहा है? लंबापन शो हो रहा है। इसलिए मेंडल ने क्या कहा कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर क्या है? प्रभावी है। इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम को जनकों के वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं, वे लक्षण क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो लक्षण F1 जनरेशन में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, उन्हें क्या कहते हैं? हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। या फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स।
प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसे कहा जाता है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है वो भी एक संकर संकरण पर आधारित है, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि यह नियम भी किस पर आधारित है? एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम को किस तरीके से समझा सकते हैं हम? देखो, ये है एलिलिक, ये इसके मेंबर, और ये है हाइब्रिड यूनियन। ये नियम कहता है कि in a hybrid union, in a hybrid union, in a hybrid union, member of an allelic group remains together in a hybrid union, member of an allelic group remains together without affecting, altering, crossing, they separate gametes formation। देखो, ये कहता है कि एक एलिलिक ग्रुप है, एक एलिलिक ग्रुप है जिसके मेंबर्स यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये एलिलिक ग्रुप जिन्हें हम कहते हैं पेरेंट्स या जनक, इन दोनों से हम प्राप्त करते हैं गैमेट्स यानी युग्मक, इन्हें कहा जाता है मेंबर्स। ये हो गए एलिलिक ग्रुप। इनसे जो संतान प्राप्त होती है उन्हें कहा जाता है हाइब्रिड यूनियन। अब देखो, इस नियम के अनुसार यहां पे F1 जनरेशन हमें प्राप्त होगी। F1 जनरेशन के बाद हम प्राप्त कौन सी जनरेशन करते हैं? F2 जनरेशन या F2PD। हम कहते हैं कि जनकों से जो लक्षण संतान में आते हैं, जनकों से जो लक्षण संतान में आते हैं, यानी कि जनकों से क्या आ रहे हैं? गैमेट्स आ रहे हैं, युग्मक आ रहे हैं। ये युग्मक आपस में साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, प्रभावित नहीं करते, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? पृथक्करण का नियम। तो देखो, या लो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा? क्योंकि देखो, ये दोनों के दोनों
एक साथ है यहाँ पे F1 जनरेशन, लेकिन जब F2 जनरेशन बनेगी, फॉर एग्जाम्पल F2 जनरेशन के लिए हम चेकर बोर्ड बनाते हैं इस तरीके का, जिसके अंदर हमने F1 जनरेशन को रखा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कहता है कि जब F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी बनती है तो दोनों के दोनों गैमेट्स जो है वो स्वतंत्र रूप से विभाजित हो जाते हैं, कोई भी गैमेट्स एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा। यानी कि जब ये अलग हुआ और ये भी अलग हुआ तो ये यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस प्रकार के जो पेयर्स हैं वो बनते हैं बने। तो यही नियम जो है वो क्या कहला रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी जो गैमेट्स है वो डिपेंड नहीं है, ना ये इस पर डिपेंड है और ना ही ये इस पर डिपेंड है। ये दोनों ही अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, और विभाजित होने के बाद एक नया लक्षण पैदा करते हैं, जैसे कि शुद्ध लंबा पौधा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध गोला प्लांट्स। नेक्स्ट हम करते हैं जो लास्ट नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नहीं है, ये आधारित है डाईहाइब्रिड क्रॉस पर। डाईहाइब्रिड क्रॉस पर यानी कि द्विसंकर संकरण के परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह नियम दिया गया। इस नियम में क्या कहा गया, इस नियम में यह कहा गया कि मान लो कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी पौधों के मध्य संकरण की क्रिया करवाई जाती है, दो या दो से अधिक जोड़ी पौधों के मध्य संकरण की क्रिया करवाई जाती है, तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो कैसे, हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस पे किस प्रकार के प्लांट लिए थे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर को हमने नाम दिया था गोल, वाई को नाम दिया था पीले, इसी प्रकार इसको नाम दिया झुर्रीदार व हरी। यहां से कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल आर स्मॉल वाई, इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो यहां पे हमें प्राप्त होता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और प्लांट्स किस प्रकार के प्राप्त होते हैं, गोल में। लेकिन ये तो है F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी। इसमें भी हमने क्या आगे कौन सी पीढ़ी प्राप्त की, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में जो हमने प्लांट्स प्राप्त किए वो 4 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के प्लांट्स में सबसे पहला प्लांट जो हम देखते हैं वो कैसा है, गोल व पीला। गोल में हरा, झुर्रीदार में हरा और झुर्रीदार पीला।
लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई इफेक्ट नहीं, यानी कि कैपिटल आर कहीं भी डिपेंड नहीं है कैपिटल वाई पे, ना ही कैपिटल वाई डिपेंड है कैपिटल आर पे, स्मॉल आर डिपेंड नहीं है स्मॉल वाई पे, स्मॉल वाई डिपेंड नहीं है स्मॉल आर पे। यानी कि जब कैपिटल आर को मौका मिला तो उसने कैपिटल वाई के साथ संजोग करके गोल व पीले प्लांट्स बना लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि गोल और पीले का ही संगम हो। इसके अलावा हमने देखो एक नया प्लांट बनाया गोल व हरा, यहां पे कैपिटल आर जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी पेयर्स बना सकता है, युग्म बना सकता है। कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई, यानी कि हमने इस तरीके का भी एक युग्म देखा था जिसमें क्या था, जिसको हमने कहा गोल व पीले। इसी प्रकार पीला जरूरी नहीं है कि गोल के साथ ही संगम बनाए, ये झुर्रीदार के साथ भी नया पेयर्स बना के प्लांट्स बनाते हैं, झुर्रीदार और पीला। ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका मतलब है कोई भी युग्मक किसी पर भी डिपेंड नहीं है, वह किसी के साथ मिलकर कैसा भी लक्षण उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट है और शॉर्टकट यानी अपव्यूहन जिसे हम कहते हैं। कोई भी लक्षण जो है किसी के साथ मिलकर कैसा भी प्लांट्स बना सकता है। जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा कि हमें F1 जनरेशन में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के प्लांट मिलते हैं, लेकिन F2 जनरेशन में हमें कितने प्रकार के प्लांट्स प्राप्त हो गए, यहाँ पे 4 प्रकार के प्लांट्स प्राप्त हो गए। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, ये तीनों नियम पूरे हो चुके हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन। इसके बाद प्रभाविता का नियम जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के अनुसार F1 पीढ़ी में जो अपना प्रभाव दिखाएंगे वो प्रभावी और जो नहीं दिखाएंगे वो अप्रभावी। तो ये इससे रिलेटेड एक थ्योरम दी गई जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है इसे। अपूर्ण प्रभाविता, देखो अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए या अपूर्ण प्रभाविता की जो खोज की गई वो फोरोक्लोक प्लांट था जिसे कहा जाता है मिराबिलिस जलापा। ये फोरोक्लोक प्लांट है। इसके अलावा एक प्लांट और होता है जिसका नाम है स्पैन ड्रैगन। इन दो प्लांट्स के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता को समझाया गया। फोरोक्लोक प्लांट का हम एग्जांपल लेते हैं कि किस प्रकार समझाया गया। तो देखो मेंडल के नियमों की खोज हुई, उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने और भी प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, और वो इस आधार पर पहुंचे कि सिर्फ और सिर्फ पूर्ण प्रभाविता ही नहीं पाई जाती, कुछ प्लांट्स में अपूर्ण प्रभाविता भी पाई जाती। देखते हैं किस प्रकार पाई जाती है। उन्होंने देखा कि मिराबिलिस जलापा जिसे हम फोरोक्लोक प्लांट कहते हैं, उनमें लाल पुष्प वाले पौधों का संकरण सफेद पुष्प वाले पौधों के साथ करवाया। लाल पुष्प का संकरण किसके साथ करवाया गया? सफेद पुष्पों का प्लांट्स के साथ। तो यहां से गैमेट्स बने।
कैपिटल आर, यहां से जो गैमेट्स बना वो बना स्मॉल आर। देखो उन्होंने क्या देखा कि जब लाल और सफेद का आपस में क्रॉस होता है, लाल प्लांट्स और यानी लाल फूल वाले प्लांट्स और सफेद फूल वाले प्लांट्स का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो यहाँ पे जो प्लांट्स प्राप्त होता है वो एक नया ही प्लांट्स प्राप्त होता है जिसका कलर कैसा होता है, ये F1 जनरेशन। प्रभाविता के नियम में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रभाविता के नियम में हमने पढ़ा था कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी आ गया, यहां से स्मॉल टी आ गया। हमने दिखाया कि इसमें कोई ना कोई प्रभावी है। कैसे? इसमें से प्रभावी कौन है? हमने इसके बात की थी, हमने इस प्लांट्स की हाइट की, ऊंचाई की, यानी ये लंबापन लिए था और ये बोनापन लिए था, यानी इसमें लंबापन का गुण था और इसमें गुण था बोनेपन का। लेकिन F1 जनरेशन में हमने क्या प्राप्त किया? F1 जनरेशन में हमने प्राप्त किया प्लांट्स का लंबापन, यानी ये प्लांट्स हेटेरोजाइगस तो था, विषम युग्मजी तो था ही, लेकिन इसके अलावा इसमें एक गुण था किसका? लंबेपन का गुण जरूर आया। मेंडल के नियमों के अनुसार तो क्या होता है, मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम दिया उसमें तो इन दोनों का पेरेंट्स का आपस में क्रॉस करवाया, तो यहां से हमें गैमेट्स प्राप्त हो गए, गैमेट्स में क्रॉस करवाए, गैमेट्स के थ्रू हमें क्या प्राप्त हुई? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में हमें प्लांट्स का एक गुण दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं? लंबापन। लेकिन इस क्रॉस को अगर हम देखें तो इस क्रॉस के अंदर हमें कहीं भी लाल या सफेद ऐसा कोई भी गुण नजर नहीं आ रहा। F1 जनरेशन में जो गुण प्रकट हो रहा है वो किस प्रकार का है? वो गुलाबी कलर का है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में लाल और सफेद का कोई भी गुण प्रकट नहीं हो रहा, जिस कारण इसे क्या कहा गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। एक खास बात, जब इनकी F2 पीढ़ी बनाई जाए तो इस प्रकार की हमें प्राप्त होती है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों कैपिटल आर मिलेंगे तो यहाँ पे हमें किस प्रकार का गुण प्राप्त हो रहा है? लाल कलर का। एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, तो यहाँ पे हमें कैसा मिल रहा है? गुलाबी। कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये कैसा हो जाएगा प्लांट? गुलाबी, गुलाबी पौधे। और यहाँ पे जो हमें मिलेंगे स्मॉल आर, उसे हमने क्या कहा? सफेद। देखो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, ये कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इन दोनों के अंदर देखो डिफरेंस क्या है। अगर इसके हम जीनोटाइप की बात करें तो हमें प्राप्त होता है 1:2:1। और अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो हमें प्राप्त होता है 3:1। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप और जो फिनोटाइप है वो दोनों समान है। कैसे?
1 2, इसमें भी 1 2, इसमें हमें लंबेपन का गुण देखिए तो हमें 3 प्लांट्स तो कैसे फिनोटाइप देख रहे हैं, तो फिनोटाइप में हमें लंबेपन का गुण प्रकट हो रहा है, ठीक है, लंबेपन का गुण प्रकट होता है जिसमें हमें 3 प्लांट्स 1 2 3, 3 प्लांट्स तो हमें मिलते हैं लंबे और 1 प्लांट्स मिलता है बौना पौधा। फिनोटाइप में हमें इसका जो रेशियो है वो हम सम और विषम को देखकर लिखते हैं, लेकिन इसमें देखो लाल प्लांट्स 1 है, 2 प्लांट्स गुलाबी हैं और 1 प्लांट्स कैसा है, सफेद। तो ये इसका क्या हो गया, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। दोनों में देख लो डिफरेंस, दोनों टाइप इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप समान रहता है किसके अंदर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जबकि कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर हम देखते हैं कि इसका फिनोटाइप अलग है, जीनोटाइप भी क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट हम करते हैं दो प्रकार के क्रॉस जिसको कहा जाता है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो देखो एक तरफ मैं लिख रहा हूं टेस्ट क्रॉस और एक तरफ लिख रहा हूं मैं बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को हिंदी में क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस को कहा जाता है परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण, जबकि बैक क्रॉस को कहा जाता है संकर पूर्व संकरण। यहां पे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो हमने किया उसी डायग्राम को लेते हुए दोनों को समझेंगे। देखिए दोनों ही क्रॉस सेम है लगभग, दोनों ही क्रॉस के अंदर हम देख रहे हैं क्या कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में डिफरेंस क्या होता है। आप लोगों को पता है ये कौन सी जनरेशन है, F1PD, दोनों में ये F1PD शो हो रही है। देखो जब बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस के अंदर जब F1PD का क्रॉस, जब F1PD का क्रॉस जनक पीढ़ी में से किसी एक के साथ करवाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। यानी कि मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस से जो F1PD प्राप्त की थी, इस F1PD का क्रॉस यदि हम जनक पीढ़ी में से किसी एक के साथ क्रॉस करवाते हैं तो वो क्या होता है, बैक क्रॉस। इसका क्रॉस किस प्रकार से कराएंगे वो हम नेक्स्ट में करेंगे। अब इसमें देखो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में होता है जब F1PD का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ यानी कि रिसेसिव के साथ करवाया जाए, यानी कि अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए। देखो F1 का क्रॉस इसके साथ करवाया जाए, किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ। ये क्या है, प्रभावी, ये क्या है, अप्रभावी। हम जब F1 जनरेशन का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो वो जो क्रॉस होता है, वो जो परीक्षण है, वो जो संकरण है, वो कौन सा कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। जबकि बैक क्रॉस के अंदर हम इसका क्रॉस इस प्रकार से करवाते हैं। देखो इस प्रकार से हमने कहा, टेस्ट क्रॉस में हमने कहा कि F1 जनरेशन का क्रॉस, ये F1PD आ गई,
एडवर्ड पीडी का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाया था। अप्रभावी कौन थे? स्मॉल टी, स्मॉल टी। यहां से हम क्या प्राप्त करेंगे? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहां से हम क्या प्राप्त करेंगे? एक स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी। इनका चेकर बोर्ड किस प्रकार से बनाएंगे हम? इस तरीके से। देखो, हम यहाँ पे लेते हैं कैपिटल टी, यहाँ पे लेते हैं स्मॉल टी और यहाँ पे दोनों ले लेते हैं स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो कैसे बनेंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो स्मॉल टी, स्मॉल टी। इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाओगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाओगे तो स्मॉल टी। अब इसमें आपसे देखो, ये दोनों प्लांट्स तो कैसे हैं? यहाँ पे बोनेपन को प्रकट करते हैं, और ये जो दोनों प्लांट्स हैं ये किसको प्रकट करते हैं? ये दोनों प्लांट्स लंबेपन को प्रकट करते हैं। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 1:1 कह दो, या फिर हम कह सकते हैं 50-50। औसत के आधार पर हम कहें तो 50, यानी 50 जो F2PD प्राप्त होती है उसके अंदर हमें 50% प्लांट्स तो कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे, और 50% प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बूंदे। इसी प्रकार अगर बैक क्रॉस को हम करें तो यहाँ पे ये बैक क्रॉस हो गया। बैक क्रॉस के अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे चाहे आप कैपिटल टी ले लो या फिर आप स्मॉल टी ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो। इसमें भी वही बनेंगे, कैपिटल टी, यहां पर भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इस क्रॉस को चाहे आप यूं करवा दो, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ। किस प्रकार के प्लांट बनेंगे? देखो, पहले में कैपिटल टी, दूसरा वाला जो है कैपिटल टी। इन दोनों में देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां पर भी देखो आपको दो प्लांट्स को कैसे प्राप्त हो रहे हैं? लंबे, लेकिन है किस प्रकार के? शुद्ध, यानी कि हेटेरोजाइगस प्रकार के हैं, जिसको हम कहते हैं समयुग्मजी प्लांट्स। और ये जो दो प्लांट्स आपने प्राप्त किए ये किस प्रकार के हैं? विषम युग्मजी प्रकार के हैं, यानी हेटेरोजाइगस प्रकार के। तो इनका अनुपात भी क्या बनेगा? यहां पर हम देखें 50% पौधे शुद्ध लंबे हैं और 50% पौधे जो हैं वो कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। तो ये था आपका टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। इसे हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस, और ये आपका हो जाएगा बैक क्रॉस। तो यहां पे आपने आज टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थे जो मेंडल्स ने दिए थे वो किए। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडलिज्म आपका समाप्त हो गया है, थोड़ा बहुत जो डेफिनेशंस हैं वो रह गई है, बाकी हम करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।